कभी आपने सोचा है कि जब घर में सब साथ होते हैं, दादी टीवी देख रही होती है, मम्मी रसोई में कुछ पका रही होती है, पापा अखबार पढ़ रहे होते हैं और बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं, तो वो माहौल ही कुछ अलग होता है। वही अगर कोई एक भी इंसान उस घर से चला जाए तो जैसे पूरा घर थोड़ा सा खाली सा लगने लगता है। ये जो जुड़ाव है, ये जो साथ है, यही तो असली परिवार है। लेकिन क्या ये साथ आज भी उतना ही मजबूत है जितना हमारे दादियों नानियों के जमाने में हुआ करता था? शायद नहीं। आजकल तो लोग कहते हैं, भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, या हर कोई अपने में मस्त है। और इसी चक्कर में जो रिश्ता कभी दिल से जुड़ा होता था, अब सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग तक सिमट कर रह गया है। हम जिस समाज में जीते हैं, वहां परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो हमारी परवरिश की जड़ है, हमारी सोच की पहली पाठशाला है। सोचिए, जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, चलना सीखता है, या पहली बार चोट लगती है, उसके आसपास कौन होता है? परिवार। और जब हम बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं, तो वही परिवार कई बार बोझ लगने लगता है। क्यों? क्या हमारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि हम अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते? या हमने रिश्तों को अहमियत देना छोड़ दिया है? अक्सर हम सोचते हैं कि पापा गुस्से में क्यों रहते हैं, मम्मी सबके लिए इतना क्यों सोचती है, भाई की जिंदगी मेरी जैसी क्यों नहीं है, बीवी मुझसे हमेशा शिकायत क्यों करती है? ये सवाल हमारे दिमाग में रोज आते हैं, लेकिन कभी जवाब खोजने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है ऐसे ही तो होता है परिवारों में। पर क्या वाकई? क्या परिवारों में रिश्तों का बोझ सहना ही नॉर्मल है, या फिर हम बस समझना नहीं चाहते? आज हम उसी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से भारतीय परिवार की नींव रखी गई थी। वो नींव जिसने हमें सिखाया कि खाना अकेले नहीं, साथ बैठकर खाया जाता है, तकलीफें अकेले नहीं झेली जाती, मिल बांटकर हल होती है, और रिश्ते निभाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। लेकिन आज जब जिंदगी भाग रही है, लोग बदल रहे हैं, शहर छोटे होते जा रहे हैं और दिल दूर, क्या वो पुरानी नींव अब भी उतनी ही मजबूत है? अगर आपने कभी महसूस किया है कि घर में सब साथ होते हुए भी आप अकेले हैं, अगर कभी मां की चुप्पी, पापा की नाराजगी या बच्चों की दूरी ने आपको अंदर से खा लिया है, तो यकीन मानिए ये बात आपके ही बारे में है। क्योंकि परिवार कोई किताब में लिखा चैप्टर नहीं है, ये तो रोज की जिंदगी का वो हिस्सा है जो हर सुबह शुरू होता है और हर रात तक चलता है। बोलता कम है पर महसूस बहुत होता है। अब चलिए उसी जड़ की बात शुरू करते हैं जहां से हमारे परिवार की कहानी शुरू हुई थी। अध्याय 1, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की नींव। जब कोई बच्चा अपनी पहली मुस्कान देता है, उसकी पहली किलकारी गूंजती है, या जब वो चलना सीखता है और पहले ही कदम में गिरकर रो पड़ता है, तो मां बाप दौड़कर उसे उठाते हैं, दादी मुस्कुराती है और बड़ा भाई बहन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। यही तो है एक भारतीय परिवार का असली रूप। ये सिर्फ चार दीवारी के अंदर के लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिनके बीच हम बड़े होते हैं, सोच बनाते हैं और फिर उसी सोच से पूरी जिंदगी जीते हैं। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था सिर्फ कौन किसका क्या लगता है वाले रिश्ते नहीं है, ये दरअसल एक एहसास है जहां हर रिश्ता कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। यहां दादी की कहानियां सिर्फ सोने के पहले की बातें नहीं होती, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कार पहुंचाने का जरिया होती है। मां की डांट दरअसल प्यार का दूसरा नाम होती है, और पापा की खामोशी उस चिंता का इशारा होती है जिसे वो शब्दों में नहीं कह पाते। भाई का ताना, बहन की शिकायत, बुआ की सलाह और चाचा की डांट, ये सब मिलकर उस माहौल को बनाते हैं जिसे हम घर कहते हैं। और ये घर तब घर बनता है जब सब मिलकर रहते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं, समझते हैं और सबसे ज्यादा निभाते हैं। भारत में हमेशा से परिवार को एक संस्था माना गया है जिसका मकसद सिर्फ एक साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना है। पहले के जमाने में जब संयुक्त परिवार आम बात थी, तो घर में 4 पीढ़ियां एक साथ खाना खाती थी।
घर का सबसे बड़ा सदस्य सबसे ज्यादा मान और जिम्मेदारी वाला होता था और सबसे छोटा सबसे ज्यादा लाड वाला। दादा दादी की बात टाली नहीं जाती थी और बच्चों को घर के संस्कार घर पर ही सिखाए जाते थे, स्कूल में नहीं। तब स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ाता था, लेकिन घर जिंदगी जीना सिखाता था। आज वक्त बदल गया है। शहरीकरण, नौकरी की मजबूरी और व्यक्तिगत स्पेस की चाह में अब परिवार छोटे हो गए हैं। मम्मी, पापा और एक या दो बच्चे। संयुक्त परिवार अब सिर्फ छुट्टियों या शादी ब्याह में दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार की नींव खो गई है। असल में वो नींव अब और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अब रिश्ते कम हैं, पर उनका महत्व और गहरा हो गया है। भारतीय परिवार की जड़ें हमेशा से सहअस्तित्व, सहिष्णुता और सामूहिकता पर टिकी रही है। यहां एक की खुशी सबकी खुशी मानी जाती है और एक का दुख सबका होता है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो सिर्फ दवाइयां ही नहीं दी जाती। दादी का काढ़ा, मम्मी की सेवा, पापा की चिंता और भाई बहन की देखभाल, सब मिलकर एक इलाज बनते हैं। यही तो है उस व्यवस्था की ताकत, जिसमें व्यक्ति अकेला नहीं होता, बल्कि एक जुड़ी हुई भावना का हिस्सा होता है। हमारी पारिवारिक सोच हमें बताती है कि अपने कौन हैं और अपनों के लिए क्या किया जाता है। भारतीय समाज में बच्चा सिर्फ मां बाप का नहीं होता, वो पूरे खानदान की जिम्मेदारी होता है। तभी तो जब कोई शादी होती है तो सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार आपस में जुड़ते हैं। ये विचारधारा हमें ये सिखाती है कि अकेले चलना ताकत नहीं है, साथ चलना समझदारी है। लेकिन अब वक्त है कि हम उस पुरानी नींव को सिर्फ याद ही न करें, बल्कि उसे आज के हालात में फिर से समझें। जरूरत इस बात की है कि हम पुराने मूल्यों को नए तरीकों से जिए, क्योंकि तकनीक और स्पीड से भरी इस जिंदगी में अगर कुछ आपको थामे रखता है तो वो है आपका परिवार, जो आपके गिरने पर संभालता है और उड़ने पर जड़े याद दिलाता है। तो अगर आज भी आपको घर के खाने की खुशबू बाहर की किसी चीज से बेहतर लगती है, अगर माँ की थपकी अब भी सबसे अच्छी नींद देती है, और अगर पापा की खामोश मौजूदगी में भी एक सुरक्षा महसूस होती है, तो यकीन मानिए आपके अंदर वो नींव आज भी जिंदा है। बस जरूरत है उसे थोड़ा और पहचानने की। और अब अगले हिस्से में बात करेंगे, जब ये नींव छोटी हो जाती है और परिवार संयुक्त से एकल हो जाता है तो क्या बदलता है और क्या छूट जाता है। अध्याय 2, संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब पूरा परिवार साथ होता है तो हर चीज का स्वाद कुछ और ही होता है। जैसे चूल्हे पर एक ही सब्जी बन रही होती है, लेकिन खाने वाले 10 लोग होते हैं। कोई कहता है नमक थोड़ा कम है, कोई मिर्च मांगता है, तो कोई बिना कुछ कहे बस खा लेता है। पर मजा तब आता है जब खाने के बाद सब अपनी अपनी प्लेट लेकर सिंक के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वहां भी कोई ना कोई किस्सा चल रहा होता है। वहीं एकल परिवार में खाना प्लेट में भी खामोश रहता है और खाने वाला भी। टीवी चल रहा होता है पर बातें बंद। संयुक्त परिवार का मतलब होता है हर भावनात्मक और भौतिक खर्च बांटना। मां, पापा, चाचा, चाची, दादी, दादा, सब एक ही छत के नीचे। एक कमाता है, दूसरा संभालता है, तीसरा सिखाता है और चौथा मुस्कुराता है। ऐसा परिवार एक छोटे से संसार की तरह होता है, जहां हर इंसान का एक रोल होता है, एक जिम्मेदारी होती है और सबसे जरूरी एक पहचान होती है। लेकिन अब जमाना बदला है। अब हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, अपनी आजादी हो और अपनी लाइफस्टाइल हो। इसीलिए संयुक्त परिवार से निकलकर अब लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। समय के साथ चीजें बदलती है। आज के शहरी जीवन में जब ऑफिस का टाइम, बच्चों का स्कूल और पति पत्नी दोनों की जॉब चल रही होती है, तब एक सीमित ढांचा ही मुमकिन लगता है। मगर सवाल यह नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत। सवाल यह है कि जब हम इन दोनों के बीच चुनते हैं तो हम क्या खोते हैं और क्या पाते हैं। संयुक्त परिवार में किसी के बीमार होने पर दवा लाने वाला कोई और होता है और सिर पर
हाथ रखने वाला कोई और। अकेलापन वहां टिक नहीं पाता, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई आसपास होता है। बुजुर्गों का अनुभव, बच्चों की मुस्कान और बड़ों की सलाह, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो आपको हर मुश्किल से थोड़ा हल्का कर देता है। अब एकल परिवार में यही सब सीमित हो गया है। वहां अगर बच्चा बीमार पड़ जाए और मां ऑफिस में हो तो पापा को छुट्टी लेनी पड़ती है। दादी नहीं होती जो घर के नुस्खे दे सके, और पड़ोसी से मदद मांगने का रिवाज भी अब कम हो गया है। वहां निजी स्पेस होता है, कम झगड़े होते हैं, कम समझौते होते हैं, लेकिन साथ ही कम अपनापन भी होता है, क्योंकि रिश्ते जितना समय मांगते हैं उतना समय अब किसी के पास नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं संयुक्त परिवार में बहुत दखल होता है, हर कोई अपनी राय देता है, आजादी नहीं मिलती। ये बातें सच है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि वही दखल कई बार अकेलेपन को रोक लेता है। वही राय कई बार आपकी सबसे बड़ी मदद बन जाती है, और वही आजादी की कमी कई बार आपको बिखरने से बचा लेती है। एकल परिवार में हम अपने फैसलों के मालिक बनते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें धक्का देती है तब वही अकेलापन बोझ बन जाता है। वही संयुक्त परिवार में कई बार खुद को साबित करना मुश्किल लगता है, लेकिन दिल से जुड़ाव बना रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कमरे में एक बल्ब जलता हो और दूसरे कमरे में दिया। एक तेज रोशनी देता है लेकिन गर्मी नहीं देता, और दूसरा धीमा होता है लेकिन सुकून देता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है, सवाल ये है कि हम किस व्यवस्था में अपने मूल्यों को बचाकर रख सकते हैं। क्या हम एकल परिवार में भी अपने बच्चों को वही आदर संस्कार दे सकते हैं जो दादा दादी दिया करते थे? क्या हम संयुक्त परिवार में रहते हुए भी एक दूसरे की निजता को सम्मान दे सकते हैं? क्योंकि परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें समझ, सहनशीलता और अपनापन बचा रह गया तो वही परिवार आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और अब हम बात करेंगे उस खास पहलू की जो अक्सर घरों में होता तो है, लेकिन उस पर खुलकर कोई बात नहीं करता। परिवार में महिलाओं की भूमिका और आज के दौर में उसका बदलता रूप। अध्याय 3, परिवार में महिलाओं की भूमिका और बदलती पहचान। सुबह के 5 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है, तब एक इंसान चुपचाप उठकर पानी गर्म करता है, बच्चों का टिफिन तैयार करता है, कपड़े प्रेस करता है, और सबके उठने से पहले पूरा घर एक बार संभाल लेता है। वो मां भी हो सकती है, पत्नी भी, बहू भी, लेकिन नाम चाहे जो हो, वो घर की वो धुरी होती है जिसके बिना पूरा घर जैसे बस ईंट और दीवार बनकर रह जाता है। घर की खुशबू, घर की रफ्तार और घर का संयोजन सब उसी के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन क्या आज भी उसकी पहचान सिर्फ इतना ही है? पहले के जमाने में जब दादी नानी के जमाने की बात करते हैं तो महिला की भूमिका बहुत साफ साफ तय थी। रसोई, बच्चे, सेवा और चुप्पी। तब यह माना जाता था कि औरत की जगह चौके और चूल्हे के बीच है, उसे बाहर की दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वही सोच आज भी ठीक है? बिल्कुल नहीं। आज की महिला सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो घर भी चलाती है और दफ्तर भी। वो बच्चों को पढ़ाती है और खुद धंबिये भी करती है। वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और समाज की हर चुनौती का सामना भी। अब सवाल यह है कि जब महिला की भूमिका इतनी बदल चुकी है तो क्या परिवार की सोच भी बदली है? क्या अब भी हम उसे वही सीमित दायरा देते हैं, या क्या अब हम उसे उसकी नई पहचान के साथ स्वीकार करना सीख रहे हैं? बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है कि अगर बहू सुबह देर से उठे तो घर में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है, लेकिन अगर बेटा देर से उठे तो कहा जाता है थका हुआ था, आराम कर रहा है। क्यों? क्या थकावट सिर्फ मर्दों को होती है? क्या औरत थकती नहीं? जब एक औरत पूरे परिवार का खाना बनाती है, दवाई दिलाती है, बड़ों की देखभाल करती है और साथ ही ऑफिस भी जाती है, तो क्या वो कोई मशीन है? और फिर बात आती है, आज की लड़कियां बहुत जवाब देती है। हाँ, देती है, क्योंकि अब वो सिर्फ सहती नहीं है, समझती भी है। अब वो अपने लिए भी सोचती है, अपनी मर्जी से फैसले लेना चाहती है।
और अपने सपनों को सिर्फ तकिए में नहीं छुपाती, उन्हें खुली आंखों से देखती है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि पहले की औरतें ज्यादा सहनशील थी। शायद थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उन्हें दुख कम होता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बोलने की आजादी नहीं थी। आज की महिला सहनशीलता के साथ समझदारी भी रखती है। वो जानती है कब चुप रहना है और कब बोलना है। वो अपनी मां की तरह परिवार जोड़ना चाहती है, लेकिन अपनी बेटी की तरह उड़ान भी भरना चाहती है। और ये बदलाव सिर्फ महिलाओं का नहीं है, परिवार का भी है। एक अच्छा परिवार वही होता है जो महिला को सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, एक निर्णय लेने वाली के रूप में भी देख सके। जहां बहू से खाना कैसा बनता है से ज्यादा पूछा जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जहां बेटी से यह न पूछा जाए कि शादी कब करोगी, बल्कि ये कहा जाए तुम्हें जो चाहिए हम साथ हैं। आज जब मां ऑफिस जाती है और बच्चा नानी के पास रहता है, तो उस बच्चे को दो औरतों की ताकत मिलती है। एक जो उसे जन्म देती है और दूसरी जो उसे संस्कृति देती है। क्या ये दोनों भूमिकाएं कमजोर हैं? नहीं, ये वो नींव है जिन पर आने वाली पीढ़ी खड़ी होती है। इसलिए आज जरूरत है इस बात की कि हम महिला को सिर्फ परिवार की परछाई नहीं, परिवार की मुख्य रोशनी के रूप में देखें। क्योंकि अगर औरत खुश है तो घर खुश है, और अगर घर खुश है तो समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। तो अगली बार जब आप अपनी मां, बहन, पत्नी या बेटी को देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो क्या क्या कर रही है, बल्कि सोचिए कि उसने अपने लिए क्या क्या छोड़ा है। और अब हम बात करेंगे उस संस्था की जो हमारे समाज की नींव मानी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे सवालों के घेरे में आ रही है। विवाह, संस्था या समझौता। अध्याय 4, विवाह, संस्था या समझौता। जब शादी होती है तो सिर्फ दो लोग नहीं मिलते, दो जिंदगियां नहीं जुड़ती, बल्कि दो परिवार, दो सोचें और कई बार दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में एक डोर से बांध दी जाती है। वो डोर होती है विवाह। पर क्या हर बार ये डोर प्यार से बंधी होती है, या कई बार बस जिम्मेदारियों और समझौतों की गांठों से बंधी होती है? शादी को हमारे समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे पवित्र बंधन कहा जाता है। शादी के मंडप में 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं और उम्र भर साथ निभाने का वादा किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जीवन की रफ्तार बदली, वैसे वैसे ये सवाल जोर पकड़ने लगा कि क्या शादी अब भी एक संस्था है, या अब वो बस एक जिम्मेदारी निभाने का नाम भर रह गई है? पहले के समय में शादी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जाती थी। एक बार शादी हो गई तो बस अब उसी रिश्ते में उम्र बितानी है, चाहे सुख हो या दुख। स्त्री पुरुष दोनों को सिखाया जाता था कि शादी टूटनी नहीं चाहिए, चाहे भीतर से सब टूट जाए। और उस सोच ने कहीं ना कहीं यह भी सिखा दिया कि सहना जरूरी है, बोलना नहीं। खासकर औरतों को उन्हें यह मानना पड़ा कि पति जैसा भी हो, घर जैसा भी हो, उसे निभाना ही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जब एक लड़की शादी करती है तो वो सिर्फ बहू बनने नहीं आती, वो एक व्यक्ति बनकर आती है, अपने सपनों, सोच और इच्छाओं के साथ। और लड़के भी अब सिर्फ कमाने वाली मशीन नहीं बनना चाहते, वो प्यार, समझ और साथ भी चाहते हैं। शादी अब सिर्फ एक सामाजिक दबाव नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक समझदारी बन गई है। कम से कम बननी तो यही चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दो लोग एक छत के नीचे तो आ जाते हैं, पर एक दूसरे की भाषा, आदतें, सोच और भावनाओं को समझ नहीं पाते। तब शुरू होता है समझौता। अच्छा, चलो ये मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और धीरे धीरे वो प्यार, जिसके लिए शादी की शुरुआत हुई थी, एक आदत में बदल जाता है। और जब आदत बोझ लगने लगती है, तब सवाल उठता है, क्या यही शादी है? कई लोग कहते हैं हम साथ हैं, पर खुश नहीं हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो खुश तो होना चाहते हैं, पर साथ नहीं रह सकते। ऐसे में क्या करें? क्या शादी को निभाना ही एकमात्र विकल्प है,
या फिर ये मानना ज्यादा सही होगा कि शादी तभी सफल है जब उसमें दो लोगों की आजादी, इज्जत और संवाद जिंदा हो। आज के समय में बहुत से युवा ये तय कर रहे हैं कि शादी से पहले लंबा समय एक दूसरे को समझने का मिले। लव मैरिज और लिव इन जैसी व्यवस्थाएं इसी सोच से निकली है, लेकिन अब भी बहुत से परिवारों में ये बातें समाज के डर से स्वीकार नहीं होती। वहां आज भी यही माना जाता है कि शादी कर लो, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? जब दो लोग एक दूसरे को समझे बिना साथ रहते हैं तो वहां टकराव तय है, और फिर वही रिश्ता जो कभी जीवन भर साथ देने वाला था अब बोझ बन जाता है। असल में शादी तब तक संस्था है जब तक उसमें दो इंसान बराबरी से शामिल हों, एक दूसरे की बातें सुने, फैसले साथ लें और एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि अपनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, या इतनी बड़ी शादी की थी अब क्या मुंह दिखाएंगे, तो फिर वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। और हां, ये जरूरी नहीं कि हर समझौता गलत हो। कभी कभी समझौते ही रिश्तों को मजबूत करते हैं, लेकिन जब समझौता एकतरफा हो जाए, जब उसमें सिर्फ एक ही इंसान झुकता रहे, तब वो टूटन बन जाता है। इसलिए जरूरत है कि हम शादी को एक कागज का रिश्ता न माने, ना ही एक सामाजिक दबाव। उसे एक ऐसी साझेदारी माने जहां दो लोग मिलकर एक जिंदगी बनाते हैं, जहां बात सिर्फ साथ रहने की नहीं, साथ निभाने की हो, जहां सिर्फ रस्में ना हो, रिश्ते हों, और जहां सिर्फ समाज ना देखे, दिल भी सुने। और अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस नाजुक धागे की जो हर रिश्ते की नींव में होता है लेकिन सबसे जल्दी टूटता है, विश्वास। अध्याय 5, पीढ़ियों के बीच संवाद और संघर्ष। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कई बार ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक तरफ दादी पापा जो कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, और दूसरी तरफ बेटा बेटी जो बोलते हैं अब वक्त बदल गया है, सब कुछ अब वैसे नहीं चलता। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि क्या दोनों एक दूसरे को सुन भी रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं। आजकल घरों में सबसे ज्यादा खामोशी वही होती है जहां पीढ़ियां साथ रहती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, पोता मोबाइल में घुसा होता है, मां कहती है बिना पूछे फोन पे पैसे क्यों डाले, और बेटा जवाब देता है मां आजकल यूपीआई चलता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। छोटे छोटे ऐसे कितने ही पल रोज बनते हैं जहां एक सोच दूसरी सोच से टकरा जाती है। बात इतनी सी है कि हर पीढ़ी अपने अनुभव से सीखती है। जो आज के मां बाप है, उन्होंने अपने मां बाप से डरते डरते बात की थी, अब वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे डरें। लेकिन जब बच्चा कुछ ऐसा करता है जो उन्हें समझ नहीं आता, तो वो डर फिर से लौट आता है। वो डर की कही ये हमारी बात सुनना बंद न कर दे, और उसी डर से शुरू होता है टोकना। इतनी देर तक फोन मत चलाओ, इस तरह मत बोलो, हमारे सामने ऐसे मत बैठो। और फिर अगली पीढ़ी कहती है हमें समझते ही नहीं। असल में दोनों तरफ एक कमी है, संवाद की। बुजुर्गों को लगता है कि नई पीढ़ी जल्दी बदल रही है, और बच्चों को लगता है कि पुरानी पीढ़ी बहुत धीरे चल रही है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये फर्क दरअसल अनुभव और उम्मीदों का है। दादा दादी ने जो सहा, जो देखा, उन्होंने वही अपने बच्चों को सिखाया। उन्होंने बचत की आदत डाली, रिश्तों की कद्र सिखाई, बड़ों का आदर बताया। और आज की पीढ़ी ने जो सीखा वो है खुलकर जीना, समय के साथ चलना और अपने फैसले खुद लेना। अब जब ये दोनों सोचें एक ही घर में टकराती है तो टकराव तो होगा ही। लेकिन क्या ये टकराव जरूरी है? क्या ये संवाद में बदल सकता है? जरूर, लेकिन उसके लिए दोनों ओर से एक कदम पीछे हटकर एक कदम समझ की ओर बढ़ना पड़ेगा। दादी को समझना होगा कि पोती अगर शादी से पहले नौकरी करना चाहती है तो वो गलत नहीं है, और पोती को समझना होगा कि दादी की चिंता सिर्फ परंपरा की नहीं, उसके अनुभव की भी है।
बेटा अगर अपने पापा से कहे, पापा अब ईएमआई का जमाना है, सब कुछ किश्तों में ही लेना पड़ता है, तो पापा भी थोड़ा मुस्कुरा कर कहें, ठीक है, लेकिन एक आध महीने बचाकर रखना, जरूरत कब आ जाए पता नहीं। घर में जब दो पीढ़ियां होती है तो सोच का अंतर तो होगा ही, लेकिन वो सोच अगर एक दूसरे के अनुभव से सींची जाए तो वही संघर्ष संवाद में बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, हर पीढ़ी को यह मानना होगा कि बदलाव बुरा नहीं होता। जैसे पहले रेडियो था, फिर टेप, फिर सीडी, फिर मोबाइल, वैसे ही सोच भी बदलती है। पर जो नहीं बदलना चाहिए वो है सम्मान। बच्चे अगर अपनी बात रख सकते हैं तो उन्हें अपने बड़ों की बात भी सुननी आनी चाहिए। और बड़ों को अगर डर है कि बच्चे दूर हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा और पास आकर उनकी भाषा में बात करनी आनी चाहिए। जब पीढ़ियों के बीच संवाद होता है तो अनुभव और उत्साह एक साथ चलते हैं, और यही वो संतुलन है जो हर परिवार को टूटने से बचा सकता है। तो चलिए अगली बार हम बात करेंगे उस बुनियादी लेकिन सबसे अहम चीज की, जो हर रिश्ते को या तो जोड़ती है या तोड़ देती है। रिश्तों में विश्वास और दरार। अध्याय 6, पारिवारिक मूल्य और उनका क्षरण। कभी आपने गौर किया है कि घर की दीवारें जब पुरानी हो जाती हैं तो दरारें बिना आवाज के आती हैं? कोई जोर से टूटता नहीं, लेकिन कुछ धीरे धीरे खिसकने लगता है। ठीक वैसे ही आजकल रिश्तों में भी कुछ टूट रहा है, धीरे धीरे, बिना शोर के। और उस टूटन की जड़ में है पारिवारिक मूल्यों का कमजोर होना। पहले के समय में जब कोई कहता था हम एक परिवार हैं, तो उसमें सिर्फ एक साथ रहने की बात नहीं होती थी, उसमें विश्वास, जिम्मेदारी और त्याग की गहराई भी होती थी। बेटा घर से बाहर भी होता तो मां को विश्वास होता कि वो लौटकर जरूर आएगा। पिता जब थकेहारे घर आते तो बच्चा उनके पैरों की मालिश करके चुपचाप बैठ जाता, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। बहन अपने हिस्से की मिठाई छोटे भाई को दे देती, क्योंकि त्याग करना तब स्वाभाविक था, दिखावा नहीं। लेकिन अब कई बार तो लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच फोन की स्क्रीन जितनी दूरी है। अब भरोसा इस पर नहीं होता कि मेरा बेटा समझदार है, बल्कि इस पर होता है कि फोन में लोकेशन ऑन है तो ट्रैक कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी इस पर नहीं होती मां ने पानी मांगा है, बल्कि इस पर कि पहले नेटफ्लिक्स का एपिसोड खत्म हो जाए फिर देखते हैं। और त्याग, वो अब कोई आदर्श नहीं रहा, बल्कि मूर्खता मान लिया गया है। लोग कहते हैं इतना भी क्या झुकना, लेकिन जो ये कहते हैं वो शायद भूल गए हैं कि झुकने से ही रिश्ता टिकता है और अकड़ने से टूटता है। असल में आज के समय में लोग ये सोचने लगे हैं कि मेरे हिस्से की खुशी पहले, जबकि पहले लोग सोचते थे सबका ख्याल रखेंगे तो अपने आप खुशी मिल जाएगी। ये सोच का यही बदलाव धीरे धीरे रिश्तों की आत्मा को खा रहा है। पर क्या सिर्फ नया जमाना ही दोषी है? नहीं, कभी कभी पुरानी पीढ़ी भी अपनी बातें थोपती है, बिना ये समझे कि वक्त बदल चुका है। और नई पीढ़ी भी भूल जाती है कि बदलाव का मतलब पुरानी जड़ों को काटना नहीं होता, बल्कि उन जड़ों से पोषण लेना होता है। विश्वास, जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है, अब शक की दीवारों में कैद हो गया है। जिम्मेदारी, जो पहले बिना कहे निभा ली जाती थी, अब याद दिलानी पड़ती है। और त्याग, जो पहले गर्व की बात थी, अब स्वार्थी न बनो सुनने के डर से कोई करता ही नहीं। लेकिन इसका हल क्या है? हल बहुत सरल है, पर साहस वाला है। वो है दोबारा उन्हीं मूल्यों को जीना शुरू करना जिनसे हमारे परिवार कभी बंधे थे। अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखिए, ना कि उन पर नजर रखना। अपनी मां के चुप रहने पर समझिए कि वो थकी है, ना कि वो कुछ नहीं बोलती तो सब ठीक है। अपने भाई बहन के लिए एक बार बिना गिनती के कुछ छोड़कर देखिए, वो मुस्कान आपके सारे त्याग की कीमत चुका देगी। आज अगर हम ये सोचे कि आधुनिकता और पारिवारिक मूल्य साथ नहीं चल सकते, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज भी एक बेटा ऑफिस जाने से पहले मां को गले लगाकर निकल सकता है। आज भी एक बहू सास के सिर में तेल लगा सकती है।
आज भी एक भाई अपनी बहन से बिना जरूरत पूछे मदद कर सकता है। फर्क बस इतना है, अब ये सब करने के लिए थोड़ा चाहना पड़ता है, क्योंकि अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यही वो समय है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, हम आधुनिक बन गए हैं, लेकिन क्या हम इंसान भी रह गए हैं? क्योंकि अगर भरोसा, जिम्मेदारी और त्याग जैसे मूल्य चले गए, तो परिवार नाम की चीज सिर्फ फेसबुक की फोटो और त्योहारों तक सिमट कर रह जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं उस अंतिम अध्याय की ओर, जो किसी भी परिवार की परीक्षा की घड़ी होती है। संघर्षों में एकता और समाधान की कला। अध्याय 7, आधुनिक भारत में परिवार की प्रासंगिकता। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत मीटिंग अलर्ट से होती है और रात का अंत स्क्रीन की रोशनी में। सुबह मेट्रो की भीड़, दोपहर वर्क कॉल्स, शाम जिम या सोशल मीडिया, और फिर थककर अकेले बिस्तर पर गिर जाना। ये रूटीन अब आम हो चुका है और इसी भागदौड़ में सबसे ज्यादा जो चीज पीछे छूट रही है वो है परिवार। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अब जिंदगी तेज हो गई है। लोग गांवों से शहरों की ओर, शहरों से मेट्रो सिटीज की ओर और वहां से विदेशों की ओर बढ़ रहे हैं। हर कोई अपने करियर, अपने सपनों, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगा है। लेकिन इस दौर में साथ कौन रह गया है? क्या वाकई हम किसी के साथ रह भी रहे हैं? शहरों में अब घर छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर की दूरियां बड़ी होती जा रही है। एकल परिवार अब ट्रेंड बन चुका है। मां बाप गांव में रह गए, बेटा बेटी शहर में। भाई बहन व्हाट्सएप पर त्योहार की शुभकामनाएं भेजते हैं, पर साथ बैठकर खाना खाने का वक्त नहीं मिलता। और फिर कहा जाता है अब जमाना बदल गया है। हाँ, जमाना तो बदल गया है, पर सवाल यह है कि क्या इस बदलाव में परिवार की जरूरत खत्म हो गई है? असल में नहीं। परिवार आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था, शायद और भी ज्यादा। क्योंकि जब बाहर की दुनिया आपके खिलाफ हो, जब जिंदगी आपको तोड़ने पर आमादा हो, जब दिल अंदर से थक जाए, तब एक मां की आवाज, एक पापा का भरोसा, एक भाई की चुप्पी या बहन की डांट आपको फिर से जोड़ सकती है। वैश्वीकरण ने हमें दुनिया से जोड़ा है, पर परिवार वो चीज है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। हर देश में, हर संस्कृति में जब लोग अपने मूल्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले परिवार की मिसाल दी जाती है। क्योंकि परिवार सिर्फ रिश्तों का समूह नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी पहली पाठशाला है, हमारी पहली सुरक्षा है। परिवार वो जगह है जहां आप हार कर भी हार नहीं मानते, जहां आपकी गलती पर भी लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आज जब मानसिक तनाव, अकेलापन और भावनात्मक थकावट आम हो चुकी है, तब परिवार एक ऐसी दवा है जिसे ना तो कोई डॉक्टर लिख सकता है, ना कोई कंपनी बना सकती है। अब जरूरत है एक नए संतुलन की, जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ चले, जहां बेटा चाहे अमेरिका में काम करे, पर मां के लिए हर रोज एक वीडियो कॉल करे, जहां बेटी शादी के बाद भी अपने मायके से उतना ही जुड़ी रहे जितना पहले थी, जहां भाई बहन फेसबुक पर नहीं, बल्कि किसी एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर एक दूसरे से मिले, जहां दादा दादी को बोझ नहीं, विरासत समझा जाए। परिवार की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होती, वो बस समय के साथ अपना रूप बदलता है। शायद अब हम सब एक छत के नीचे ना रह पाए, पर हम एक दूसरे के दिल में रह सकते हैं। शायद अब रोज एक साथ खाना न खा सकें, पर हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल पर सबकी मुस्कान देख सकें। शायद अब त्योहारों पर सबके घर आना मुश्किल हो, पर एक कॉल, एक पत्र, एक याद, ये सब अभी भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आधुनिक भारत में परिवार बचेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसे बचाना चाहते हैं? अगर हां, तो हमें अपने जीवन की तेज रफ्तार में थोड़ा सा स्पेस निकालना होगा, सिर्फ अपनों के लिए। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए, तब जो हाथ थामने को आगे बढ़े वही परिवार होता है। और इसी के साथ ये पूरा सफर यहीं पर पूर्ण होता है। एक ऐसा सफर जिसमें हमने भारत के पारिवारिक जीवन की जड़ों, संघर्षों, बदलावों और उम्मीदों को समझा, धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए।
जब हम इस पूरे सफर को पलटकर देखते हैं तो समझ आता है कि भारतीय परिवार सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं है, वो एक भावना है, एक एहसास है जो हमें बांध कर रखता है। यहां रिश्ते सिर्फ नाम नहीं होते, यहां दादी ज्ञान की मूरत होती है, पिता चुपचाप सुरक्षा की दीवार होता है, मां बिना कहे समझ जाने वाली साया होती है, और भाई बहन बिना शर्तों के साथ देने वाली आत्मा होते हैं। हमने देखा कैसे संयुक्त और एकल परिवारों की लड़ाई सिर्फ स्थान की नहीं, समझ की है। कैसे विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, एक रोज निभाया जाने वाला संवाद है। कैसे महिलाओं की पहचान अब घर की रसोई से निकलकर समाज की आवाज बन चुकी है। कैसे पीढ़ियों के बीच की खाई बातचीत से भरी जा सकती है, और कैसे विश्वास, जिम्मेदारी और त्याग जैसे मूल्य अब भी हमारे अंदर जीवित है। बस थोड़ी याद दिलाने की जरूरत है। और अंत में इस बदलते भारत में जहां तकनीक आगे है, काम का बोझ भारी है, वहां भी परिवार की जरूरत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। हमें यह मानना होगा कि आधुनिकता और परिवार साथ साथ चल सकते हैं, अगर हम चाहे तो। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम चाहेंगे? क्या आप एक ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जहां रिश्तों की गर्माहट फिर से लौटे? क्या आप अपने घर में वो संवाद, वो भरोसा, वो अपनापन फिर से जगाना चाहेंगे? अगर हां, तो आज ही पहला कदम उठाइए। आज ही अपने किसी परिजन को फोन कीजिए, बिना किसी वजह, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। आज ही अपने बच्चे की आंखों में देखकर कहिए, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आज ही अपने मां बाप से पूछिए, आप थके तो नहीं? और सबसे जरूरी, हर दिन ये सोचिए कि आप भी एक रिश्ता है, किसी की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि परिवार तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं, परिवार तब टूटते हैं जब दिलों के बीच खामोशी पसर जाती है। तो आइए उस खामोशी को तोड़े। अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने कहीं न कहीं खुद को या अपने परिवार को इसमें देखा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस रिश्तों की गर्मी को फिर से महसूस करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे भारतीय परिवार, बदलती तस्वीर, बुनियादी जड़ें। मैं हूं आपका साथी ऑडियो बुक प्रकाश से, जहां शब्दों में रिश्ते बोलते हैं और हर कहानी आपको थोड़ा अपना सा लगती है। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक अपने परिवार को थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।